नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए शॉर्ट नोट टेक्निकल हेल्पर के लिए मेन एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है 27 अगस्त को होगा, तो उसके लिए हम लेके आए हैं जैसे ओम का नियम। ये आपको सभी को पता है, इससे न्यूमेरिकल पक्का आएगा दोस्तों, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रतिरोध का नियम जो है दोस्तों, इससे भी आपके जो है न्यूमेरिकल 100% आएगी, ये याद कर लेना दोस्तों। और इसका पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हो। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या होती है, रो बराबर आर ए अपॉन एल, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रतिरोधों का संयोजन आपको श्रेणी और समांतर में पता है। उसके बाद ताप गुणांक वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इससे न्यूमेरिकल आएगा पक्का। ताप गुणांक अल्फा जो होता है दोस्तों आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, ये ध्यान रखना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आता है। उसके बाद ताप गुणांक जो है इसका मात्रक पूछ ले तो आपका आंसर होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे चालकता की याद रखना, इसमें से न्यूमेरिकल बना सकता है या इसका पूछ सकता है किसकी चालकता अधिक होती है किसकी कम होती है। इसके बाद विशिष्ट चालकता जो होती है दोस्तों हमारे पास, विशिष्ट चालकता जिसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और स्पेसिफिक विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, मात्रक होता है साइमन प्रति सेंटीमीटर, साइमन प्रति सेंटीमीटर इसकी मात्रक होती है दोस्तों, ध्यान रखना। इसी प्रकार से जो है कुल शक्ति व्यय आप जो है इस प्रकार से निकाल सकते हो, पी टी बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। इसी प्रकार से ऊर्जा व्यय जो है दोस्तों वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। ऊर्जा व्यय क्या है हमारे पास, कार्य करने की क्षमता। और इस प्रकार से शक्ति जो है आपके पास P बराबर W/T, कार्य किया गया कार्य बटे समय शक्ति होती, मात्रक वॉट होता है। इससे न्यूमेरिकल पक्का आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैद्युतिक कार्य जो होता है दोस्तों W बराबर VIT, यानी कि विभवांतर, धारा और समय। इसके बाद ऊष्मा जो है हमारे पास दोस्तों H बराबर I²RT, H बराबर VIT और V²/R/T, ये सारे हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊष्मा जो है हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, H बराबर 0.24 I²RT। न्यूमेरिकल याद कर लेना, आएगा पक्का है दोस्तों, फॉर्मूले मत भूल जाना। इसके बाद अगर हम बात करें जूल में विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा जो होती है वाट सेकंड में होती है दोस्तों। इंडक्टेंस जो है चौक से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है दोस्तों, ये होता है हमारे पास E बराबर -L/dI/dt। इसके बाद इंडक्टर युक्त परिपथ में, जो हमारे पास इंडक्टर युक्त परिपथ होता है उसमें धारा पूछे तो V/XL, ये ध्यान रखना है। उसके बाद XL जो होता है प्रेरकीय प्रतिघात, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों दो कंडक्टर के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। K होता है कपलिंग गुणांक दोस्तों, K का मान हमेशा सदैव 1 से कम होता है, ये याद रखना। और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है दोस्तों वो हमारे पास है M बराबर √L1/L2। इसके बाद ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि फेराइट क्या होती है। फेराइट जो होती है कोर होती है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हम यूज़ करते हैं, लोहे और कार्बन के चूर्ण से मिश्रित होती है, रेडियो रिसीवर ट्रांसमीटरों में यूज़ करते हैं। इंडक्टेंस जो होता है प्रेरण, इसका मात्रक होता है हेनरी होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 कूलम, ये फॉर्मूला इसका L बराबर N⁵/I। उसके बाद अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान है, IC निकालनी है तो V/XC, और XC निकालना है तो आपको पता है 1/2πfc। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास डीसी मोटर जो होती है सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ऊंचा रहता है। टॉर्क जो होता है आर्मेचर धारा और सीरीज फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो सीरीज मोटर होती है इसकी स्टार्टिंग धारा पूर्ण भार धारा का क्या होती है, 1.5 गुना होती है। यदि ध्रुवों को पूर्ण संतृप्त मानकर न चले तो पूर्ण भार अगुण का कितना हो जाएगा, 1.25। उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर का, रेलवे ट्रैक्शन, रेल इंजन, क्रेन, सेल्फ स्टार्टर वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है टॉर्क जांचने की विधियां जो है ब्रेक टेस्ट और दूसरी है पोनी ब्रेक टेस्ट। इसके बाद डीसी शंट मोटर जो है शून्य भार पर चलाई जा सकती है, डीसी सीरीज मोटर जो है शून्य भार पर हम नहीं चला सकते। उसके बाद इसकी स्पीड जो होती है वो होती है हमारे पास बैक EMF अपॉन K होता है हमारे पास विशिष्ट मोटर स्थिरांक। उसके बाद जो है
इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? पॉलिशर्स, मशीन टूल, डीसी पंखे, डीसी वाटर पंप और इन सब में हम यूज़ करते हैं। ISH जो होता है ये होता है V/RSH। उसके बाद है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर जो है कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड दोनों होती हैं दोस्तों, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परिवर्तनशील भार स्थिर चाल हेतु जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये है प्रेस, स्टील रोलिंग मिल, एलिवेटर और इनमें यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल का सीमित भार के लिए जैसे बैटरी चार्जिंग, बूस्टर आदि कार्यों में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक वीडियो मेरा और है मैराथन क्लास जिसमें सारे जो आपके मात्रक वगैरह और उसमें सारी चीज़ें बेसिक से बताई हुई हैं, वो भी ज़रूर देखना। उसके बाद अगर हम बात करें डीसी मोटर की गति जो है EMF के समानुपाती और फ्लक्स क्या होती है? विलोमानुपाती होती है। इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, याद कर लेना। उसके बाद शाफ्ट टॉर्क जो है डीसी मोटर का वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बना सकता है, आपको ब्रेक हॉर्स पावर दे सकता है, N दे सकता है और शाफ्ट टॉर्क जो है पूछ सकता है दोस्तों। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो है डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधियाँ। डीसी शंट मोटर में जो गति नियंत्रण हम यूज़ करते हैं SCR द्वारा, आर्मेचर द्वारा और शंट फील्ड द्वारा, वार्ड लियोनार्ड द्वारा। और डीसी सीरीज मोटर जो है इसमें फील्ड डाइवर्ट विधि, फील्ड टेपिंग, श्रेणी समांतर, वोल्टेज नियंत्रण और आर्मेचर डाइवर्ट विधि जो है इनको हम यूज़ करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। ये डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की विधियाँ हैं, ये हमारे पास है शंट मोटर की। इसके बाद याद रखना स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न परीक्षण में डीसी मोटर को नो लोड पर संचालित करते हैं। स्विनबर्न परीक्षण में लोहा हानियाँ क्या होती हैं? स्थिर रहती हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर जो है दोस्तों कार्य करता है। कॉम्यूटेटर पर ब्रश का प्रेशर जो होता है 0.08 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों एसी मोटर। एसी मोटर की अगर हम बात करें तो एसी मोटरों की घूर्णन गति फ्रिक्वेंसी के समानुपाती और पोल्स की संख्या क्या होती है? विलोमानुपाती है। एसी इंडक्शन मोटर जो होती हैं जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर हैं तो इसमें स्क्वायरल केज रोटर का यूज़ करते हैं। स्क्वायरल केज रोटर आपको पता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लगभग 95% मोटरों में हम इसी का यूज़ करते हैं। सिंगल केज जो रोटर होता है इसका यूज़ करते हैं लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, सा मिल, वाटर पंप में। और डबल केज का स्लॉटर, टेक्सटाइल मिल और कटिंग टूल्स में। इसके बाद स्लिपिंग इंडक्शन मोटर जो होती है दोस्तों इसका यूज़ करते हैं हम होइस्ट, कन्वेयर, क्रेन, लिफ्ट वगैरह, स्टील मिल्स, इनमें सब में। इसके बाद अगर हम बात करें डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का यूज़ मैगर, स्कूटर, मोटरसाइकिल में। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। डीसी सीरीज जनरेटर जो है इसका डीसी पारेशन और बूस्टर में। डीसी शंट जनरेटर जो होता है इसका डीसी पंखे, बैटरी चार्जिंग, प्रदीप्ति भार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें किया जाता है स्थिर वोल्टेज वाले स्थानों पर। उसके बाद कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो है दोस्तों, ओवर कंपाउंड जनरेटर जो है जनरेटर और भार के बीच दूरी अधिक होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे रेलवे मार्ग, स्ट्रीट लाइटें, सड़क रोड लाइटें जो होती। उसके बाद ओवर कंपाउंड जो है इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम। उसके बाद है हमारे पास फ्लैट कंपाउंड या लेवल कंपाउंड, चपटा या समायोजित। स्थिर वोल्टता हेतु भार समीप हो, जैसे लथ मशीन, छोटे भवनों की शक्ति भार, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज एक जैसी रहती है, लोड बढ़ने पे इसमें चेंज नहीं होता। अंडर कंपाउंड जनरेटर जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोगी होता है। और डिफरेंशियल ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन कौन से जनरेटर यूज़ करते हैं हम। एक तो जो है पृथक उत्तेजित जनरेटर दोस्तों, और एक हम डिफरेंशियल अंडर कंपाउंड जनरेटर जो है इसका भी यूज़ करते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है इसका ज़्यादातर यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का पूछता है तो ये आर्क वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है डीसी सीरीज मोटर। सीरीज जनरेटर जो है उसकी धारा जो होती है सीरीज जनरेटर में जो इसकी लाइन धारा होती है दोस्तों वो हमारे सीरीज धारा और जो है आर्मेचर धारा के समानुपाती होती है। और I बराबर E/RA RSE RL। RL हो गया हमारे पास लोड रेजिस्टेंस दोस्तों। लोड धारा जो है सीरीज धारा और ये सारे जो है आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद डीसी शंट जनरेटर में जो आर्मेचर धारा होती है ये लोड धारा और शंट धारा का क्या होती है? योग होती है। टर्मिनल वोल्टेज होती है VT बराबर IL RL। टर्मिनल वोल्टेज जो है VT बराबर ये हो गया इंड्यूस DMM माइनस IA/RA। IA/RA क्या होते हैं? आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है ये होता है प्रत्यक्ष।
आर्मेचर प्रतिरोध द्वारा जो हानियाँ होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा जो होती हैं वो परोक्ष रूप से होती हैं। विद्युत वाहक बल समीकरण जो होती है डीसी जनरेटर की ईएमएफ बराबर 5ZNP/16। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, इससे न्यूमेरिकल पक्का है। उसके बाद डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की दक्षताएं वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार सवाल आएगा दोस्तों। यांत्रिक दक्षता जो होती है ये उत्पन्न विद्युत शक्ति बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति, और ये होती है EIA/BHP × 735। और उसके बाद है मोटर की दक्षता जो होती है यांत्रिक दक्षता, ये आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति BHP × 735.5 EBIA। उसके बाद वैद्युतिक दक्षता जो होती है आउटपुट विद्युत शक्ति बटे उत्पन्न विद्युत शक्ति, वैद्युतिक दक्षता जो होती है उत्पन्न यांत्रिक शक्ति EBIA/VI, ये ध्यान रखना है। उसके बाद VTIL/EIA। व्यावसायिक दक्षता जो होती है दोस्तों आउटपुट विद्युत शक्ति बटे इनपुट विद्युत शक्ति, और ये होती है हमारे पास इस प्रकार से। ये फॉर्मूले याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से 100% सवाल पूछा जाता है। व्यावसायिक दक्षता मोटर में होती है आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे इनपुट विद्युत शक्ति, ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो यांत्रिक दक्षता जनरेटर में क्या हुआ, आउटपुट हमें क्या मिला EIA, इनपुट के रूप में हमने यांत्रिक शक्ति दी BHP। अब यही कहाँ पे आउटपुट हो गया हमारे पास, मोटर में उल्टा हो गया। मोटर में क्या दिया हमने EIA और आउटपुट क्या मिला हमें BHP। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखें तो VTIL ये क्या आउटपुट विद्युत शक्ति, और यहाँ पर आउटपुट क्या हो गया मोटर के आर्मेचर में जो बैक EMF और आर्मेचर धारा उत्पन्न हुई। इनपुट के रूप में यहाँ पर उत्पन्न विद्युत शक्ति क्या थी EIA, और यहाँ इनपुट विद्युत शक्ति क्या दी हमने वोल्टेज और धारा। इसी प्रकार से आउटपुट की बात करें तो VTIL और यहाँ पर आउटपुट क्या है हमारे पास BHP, यहाँ BHP हमने दिया है, यहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉम्यूटेटर जो होता है इसमें होते हैं स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग कहते हैं, और ये हार्डड्रोन तांबे का बना होता है, और स्लिप रिंग जो होती हैं ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंगल फेज जो मोटरें होती हैं दोस्तों उसकी हम बात करें तो इसमें देखिए जैसे प्रतिरोध परिवर्तन यानी कि रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर जो होती है दोस्तों सिंगल, जिसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं, इसका शक्ति होती है 0.5 HP की। इसका यूज़ पंखा, ग्राइंडर, वुड वर्किंग मशीन, वॉशिंग मशीन, बफिंग, इनमें छोटे स्थानों पर यूज़ करते हैं। वॉशिंग मशीन में ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर हम जो है वॉशिंग मशीन में हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट जो होती है शुष्कक में। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बेल्ट चलित, यहाँ पे बेल्ट चलित बात आ जाए ना वहाँ पे ध्यान रखना है कैपेसिटर स्टार्ट। जैसे घरों में छोटे चक्की लगाते हैं हम इन स्थानों पर, या कार वॉश वगैरह करवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी जो मोटर लगी होती है कैपेसिटर स्टार्ट होती है। कंप्रेसर में जैसे टायर पंचर वाली दुकान पे कंप्रेसर होता है, उसमें हवा भरने के लिए भी इस मोटर का यूज़ करते हैं हम। उसके बाद अगर हम बात करें स्थायी कैपेसिटर मोटर सीलिंग फैन, प्रेरण नियामक और आर्क वेल्डिंग कंट्रोल में यूज़ करते हैं। उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इसका जो है स्टार्टिंग आघूर्ण जो होता है पूर्ण भार का 300% होता है। इसे पूर्ण भार धारिता का लगभग 125% तक क्या है भारित किया जा सकता है। उपयोग होता है रेफ्रिजरेशन AC में। उसके बाद आती है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर AC और DC दोनों पर चलती है, इसे AC सीरीज मोटर भी कहते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है पूर्ण भार आघूर्ण का क्या है 450% होता है। और गति नियंत्रण की विधियों की बात करें किसकी, यूनिवर्सल मोटर की, वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रेणी प्रतिरोध वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड टेपिंग विधि यानी कि अंत निष्कासित विधि, अपकेंद्रीय कुंजी, थायरिस्टर युक्त परिपथ कंट्रोल, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन, विद्युत चलित रेल इंजन, ये सारे इसमें आते हैं। उसके बाद है शेडेड पोल मोटर, टेबल फैन, हेयर ड्रायर, खिलौने, दीवार घड़ी, विद्युत घड़ी, ये सारे हमारे पास आते हैं। ग्रामोफोन। शेडेड पोल मोटर का एक क्वेश्चन आता है, शेडेड रिंग से क्या कार्य होता है, और दूसरा आता है इसकी दक्षता से। दक्षता छोटी मोटरें होती हैं 5%, बड़ी मोटरों की 35% होती है। इसके घूर्णन की जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए शेडेड कुंडियाँ जो है उपयोग की जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्टेरिसिस मोटर का कहाँ यूज़ होता है, टेप रिकॉर्डर, धमनी उपकरण, विद्युत घड़ी, गियर प्रणाली में। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है इसकी गति नियंत्रण की विधियाँ हैं रियोस्टेट द्वारा, केवल स्लिप रिंग मोटर में। उसके बाद पोलों की संख्या बदलकर फ्रीक्वेंसी नियंत्रण, वोल्टेज नियंत्रण, VV वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और कैस्केड नियंत्रण। इसके बाद है रिमोट कंट्रोल परिपथ, DOL चलित मोटर
नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद ईचिंग और जॉगिंग, इसे जो है डबल पुश बटन का उपयोग करते हैं। एसी और डीसी बदलने वाले साधन ये होते हैं यांत्रिक कन्वर्टर कम्यूटेटर द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्टर यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए जो हम कन्वर्टर यूज़ करते हैं। यांत्रिक कन्वर्टर कौन है? मैकेनिकल कन्वर्टर का काम कम्यूटेटर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्टर भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर भी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्टर, एमजी सेट में एसी के साथ कपलिंग द्वारा डीसी शंट या कंपाउंड जनित्र को जोड़ते हैं। रोटरी कन्वर्टर होता है जब अधिक डीसी चाहिए। मेटल रेक्टिफायर होते हैं, इसके विधि कौन कौन सी हैं? कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, सिलिकॉन मेटल रेक्टिफायर जिसकी दक्षता अधिक होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर और मर्करी आर्क रेक्टिफायर जिसकी दक्षता कितनी है? 96%। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इन्वर्टर, इन्वर्टर को हम कहते हैं अंतःवर्तक, डीसी को एसी में बदलता है। इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, बाईपोल ट्रांजिस्टर और डिजिटल मॉसफेट टाइप। 12 वोल्ट 6 वोल्ट इनपुट को 230 वोल्ट में बदलता है और वोल्टेज के हिसाब से देखें 500 वाट 600 वोट 1000 वोट। उसके बाद एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, 6 वोल्ट इनपुट डीसी को 18 से 48 वोल्ट में बदल सकता है। ये नॉन आइसोलेट और आइसोलेट टाइप होते हैं। इनका उपयोग किया जाता है उच्च विभव पर नियत धारा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, वीडियो गेम्स आदि में। इसके बाद आता है हमारे पास यूपीएस। यूपीएस जो होता है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अबाधित विद्युत आपूर्ति, सीमित समय के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यूपीएस एक ऑटोमेटिक लो स्टेबलाइजरों का प्रकार होता है। इसमें विभव नियंत्रण में, आवर्ती नियंत्रण में, शक्ति गुणांक बंधन हेतु कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद आता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो है एक बिट स्टोरेज सेल होता है, इसे लैच या टॉगल भी कहते हैं। कम्यूटेटर, कैलकुलेटर, पॉकेट आदि में जो है बाइनरी अंक स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। इसके बाद फिल्टर परिपथ, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायग्राम देकर। रेक्टिफायर से प्राप्त जो हमें डीसी होती है दोस्तों, वो पल्स सेटिंग डीसी होती है, उसे शुद्ध डीसी में बदलने के लिए हमें फिल्टर परिपथ का यूज़ करते हैं। फिल्टर परिपथ होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, एक होता है चोक इनपुट और एक कैपेसिटर इनपुट। इसका उपयोग जो है रेगुलेशन अच्छा होता है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। इसमें क्या होती है, इनपुट पर चोक लगाते हैं दोस्तों, कैपेसिटर लगा होता है अलग। चोक जो होती है इनपुट पर डीसी में रिपल का विरोध करती है। उसके बाद कैपेसिटर जो है बचे हुए रिपल को बाईपास कर देता है। उसके बाद कैपेसिटर इनपुट, इसमें क्या अधिक अवरोध होता है दोस्तों, इसमें इनपुट के कम अवरोध के लिए हमें कैपेसिटर इनपुट पर रखते हैं और आउटपुट पर हमने क्या लगा दिया, चोक लगा दी। आउटपुट शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आकार के आधार पर फिल्टर परिपथ, ये होते हैं एल, टी और पाई। पाई टाइप जो फिल्टर परिपथ है वो इस प्रकार से, इसमें इनपुट जो है यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, आउटपुट पे भी जो है एक कैपेसिटर लगा होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आकार के आधार पर जो है किस प्रकार का फिल्टर परिपथ नहीं होता, एल, टी, पाई होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। एक सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर हेतु न्यूट्रल पिट्स कितने होने चाहिए? 3। महो रिले का उपयोग जो है हम हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन और अल्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में करते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता ही है स्क्वायर वेव का रूप गुणांक जो होता है, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी साइन वेव का फॉर्म फैक्टर पूछा जाए तो ये होता है 2। 1 ओम जो होता है आपको पता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। खुला परिपथ में आपको पता है प्रतिरोध अनंत, धारा शून्य होती है। बंद सर्किट जो होता है इसमें जो है हमारे पास धारा और प्रतिरोध उपभोक्ता पर निर्भर करता है। लघु परिपथ में प्रतिरोध शून्य है, धारा क्या होती है, अनंत होती है, ये ध्यान रखना। लीकेज परिपथ, मनुष्य को पेनफुल दर्दनाक झटका जो है 20 मिली एम्पियर पे लगता है। विद्युत वाहक बल जो होता है दोस्तों मात्रक होता है वोल्ट, ये ध्यान रखना। टर्मिनल वोल्टेज जो होती है हमारे पास VT बराबर EMF माइनस IR। उसके बाद किरचॉफ के 2 नियम थे। किरचॉफ का पहला नियम है जो धारा होती है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो सिग्मा I बराबर 0 आवेश या धारा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है दोस्तों वो करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य। इसके बाद हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों
फ्यूज जो होता है इसकी रेटिंग एम्पियर में देती है, बैटरी की रेटिंग होती है एम्पियर आवर में, जनरेटर की किलोवाट में, ट्रांसफार्मर और इसकी होती है केवी में। उसके बाद लघु प्रतिरोध 1 ओम से कम के होते हैं दोस्तों, मध्यम प्रतिरोध जो आपको 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक, उच्च प्रतिरोध 100 किलो ओम से अधिक। लघु प्रतिरोध जो है जैसे आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, अमीटर, इसके बाद संपर्क प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, बल्ब, ऊष्मक, रिले, मोटर स्टार्टर। कार्बन मिश्रित प्रतिरोध, इसके बाद एफ जो होती है वोल्ट मापियों का निवेश प्रतिरोध जो है 6 से 10 मेगा ओम तक का होता है। उसके बाद है संधारित्रों की जांच की 2 विधियां होती हैं। संधारित्र क्रिया, इसे त्वरित परीक्षण भी कहते हैं। आवेश धारण परीक्षण जो होता है, देखो संधारित्र क्रिया जो होती है इसे त्वरित परीक्षण कहते हैं। ये बैटरी में भी हम यूज़ करते हैं और इसमें हम यूज़ करते हैं दोस्तों संधारित्रों को जांचने में, कैपेसिटर की जांच करने में। दूसरी आवेश धारण, इसे एक वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। अभ्रक सिरेमिक संधारित्र जो होते हैं उनका सामान्य प्रतिरोध जो होता है 500 से 1000 ओम, और विद्युत अपघटन जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है उसका प्रतिरोध जो है 200 किलो ओम से लेकर 500 किलो ओम तक होता है। एम्पियर घंटा जो दक्षता होती है दोस्तों आउटपुट बटे इनपुट, एम्पियर हावर बटे, ये ध्यान रखना है, वाट घंटा दक्षता एम्पियर हावर घंटा से कम होती है। उसके बाद सेलों का संयोजन याद कर लेना, इस बार पक्का न्यूमेरिकल आएगा दोस्तों सेलों के संयोजन से। सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन जो है आई बराबर NE/NR प्लस R। N होता है सेलों की संख्या, R है बाहरी प्रतिरोध, E है हमारे पास एक सेल का EMF, स्मॉल r है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। उसके बाद समांतर क्रम की हम बात करें तो I बराबर E बटे, ये ध्यान रखना है समांतर क्रम का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है एक सेल का विद्युत वाहकन। मिश्रित क्रम की हम बात करें तो यहाँ पर M होता है कतारों की संख्या दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये तीनों, याद कर लेना, पक्का सवाल आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट आता है हमारे पास धारिता। धारिता जो आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें याद कर लेना। और समांतर प्लेट कैपेसिटर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी धारिता C बराबर 8.85 KAN-1 बटे T इंटू 10⁸, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एडमिटेंस जो है इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। इसके बाद चालकता जो है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इसके बाद जो है आवर्ती का क्वेश्चन तो आपको पता ही हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही, ये ध्यान रखना। उसके बाद AC का औसत मान ये आपके पास है। एवरेज RMS मान जो है ये होता है। पीक फैक्टर जो हमारे पास ये होती है दोस्तों। और ये धारिता हमारे पास जो है C बराबर ε0 A/D, ये ध्यान रखना। कैपेसिटर द्वारा संचित ऊर्जा जो है 1/2 CV², ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों अनुनाद आवर्ती, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं और बहुत सारे इसमें थ्योरी है जो कि आपका क्विक रिवीजन जो है फटाफट उसके लिए बनाएगा। FR बराबर 1/2π√LC, ये ध्यान रखना है। सीरीज रेजोनेंट, समांतर रेजोनेंट सर्किट जो है इनके लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। प्रतिबाधा, महो, रिले, ये सारा ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। V बराबर P/I, इन फॉर्मूलों से जो है आपके जो है आंसर। विद्युत धारा घनत्व, इससे वेरी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर/मीटर², वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसके बाद वाशिंग मशीन, वाशिंग मशीन से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। वाशिंग मशीन के प्रकार साधारण, अर्ध स्वचल टाइप की जो होती है, इस प्रकार से जो है दोस्तों। इसके बाद स्वचल प्रकार की ऑटोमेटिक जो हैं। उसके बाद धुलाई की टेक्निक जो वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं, एक पल्सेटर होता है सामान्य धुलाई के लिए, टम्बलर का यूज़ करते हैं हम, ड्रम की सहायता से कपड़ों को टम्बलिंग स्लोटन करते हुए। विडोलक जो होता है एजिटेटर, लंबा और बेलनाकार होता है। वायु शक्ति से कोमल कपड़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। च्यांस या पंच धुलाई, कपड़ों के उलझाव को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है न्यूरोफोजी टेक्निक, ये माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है उसमें वाटरफॉल टेक्निक का भी यूज़ करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट। रिंस चक्रण क्या होता है, कपड़ों से जो है झाग वगैरह जो होती है, साबुनों के कणों को निकालने की क्रिया जो है ये कहलाती है रिंस चक्रण। कपड़ों के पूरा जल निकालने हेतु कपड़ों को निचोड़ने के लिए मंगल रिंगर में डाला जाता है, ये सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पर काम करती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है मिक्सर ग्राइंडर की हम बात करें तो इसकी वोल्टेज क्षमता और इसके RPM वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कार्बन ब्रश का आपको पता ही है। इसके बाद हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर जो होता है दोस्तों पोर्टेबल और सैलून टाइप होता है। इसके बाद अगर हम बात करें गीजर,
गीजर जो होता है दोस्तों, इसका थर्मोस्टेट का याद कर लेना तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 25 लीटर जो गीजर होता है 1 किलोवाट का, 50 लीटर 2 किलोवाट, 100 किलोवाट का जो है 100 लीटर 3 किलोवाट। उसके बाद जो है अगर हम बात करें, गीजर के इनलेट पर 12 mm का पाइप होता है। सेफ्टी के लिए फिजिबल प्लग लगाए जाते हैं। गीजर के स्टोरेज के आधार पर जो है नॉन प्रेशर टाइप और प्रेशर टाइप होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद विद्युत केतली जो है, ये आपको इसका टेम्परेचर याद कर लेना, 550 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो है कार्य करती है। विद्युत टोस्टर जो होता है 385 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन निम्मी जो मानती है हमारे, वो मानती है 750 से 900। सिंकाई का क्षेत्र का तापमान, टोस्टर के सिंकाई क्षेत्र का तापमान वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना 260 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जाता है सीधे ही। ये ऑटोमेटिक और जो है इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद इमर्शन हीटर आपको पता ही है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करें हॉट प्लेट जो होती हैं, इसका काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। टाइमर, थर्मोस्टेट, सेंसर, ये सारे लगे होते हैं। विद्युत ग्राइंडर वगैरह जो होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्किट ब्रेकर जो होते हैं एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है वायु विच्छेद परिपथ। इसमें आग बुझाने के लिए वायु का यूज़ करते हैं और इसका यूज़ होता है 600 से 660 वोल्ट एसी डीसी दोनों पे कर सकते हैं, एसी डीसी दोनों। और धारा 160 एम्पियर तक जो है स्विच कर सकता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है और इसकी जो रेंज होती है 110 केवी से केवी तक, और इसमें जो प्रेशर होता है 50 से 60 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है प्रेशर रहता है। उसके बाद है ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। संपर्क बनाने और विच्छेद करने के लिए जो है ऑयल का यूज़ करते हैं। तेज संपर्क खोलते समय आर्क जो है बुझाते हैं दोस्तों। प्रास होती है 11 केवी और 1200 एम्पियर तक। उसके बाद है बीओसीबी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज के लिए 220 केवी की लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दोस्तों। इसका ये ध्यान रखना है 11 केवी से 33 केवी तक, और इसमें इतने प्रेशर से वैक्यूम पैदा की जाती है। सल्फर हेक्साप्रोइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम का आधुनिक समय का सबसे अच्छा, और इसका यूज़ जो हम 72.5 केवी से 145 केवी तक करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड टाइप। उसके बाद है एमसीबी के बारे में आप सभी जानते हैं। ईएलसीबी जो है इसका 10 मिली एम्पियर जो है धारा पर प्रचालित होती है थी, और इसको प्रचालित करने के लिए। इसके बाद शिरोपरि खंबे और एल्युमिनियम चालकों को जोड़ने वाली जो विधियाँ होती हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। खंभों की विस्तृति जो है याद कर लेना। लकड़ी के खंभा जो है इनके बीच 40 से 50 मीटर, स्टील के लिए 50 से 80, आरसीसी के खंभों के बीच होती 60 से 100 मीटर की दूरी, और स्टील के खंभों के लिए 100 से 300 मीटर, और जीआई के लिए होती है 30 से 50, और स्टील के लिए होती है 80 से 100। और इस खंभे की लंबाई जो होती है लगभग 9 मीटर। भूमि के अंदर जो गहराई होती है 1/6 भाग होनी चाहिए। सतह के ऊपर 7.5 और भूमि के नीचे 1.5 मीटर होना चाहिए खंभा। और खंभे का ये विस्तृति याद कर लेना दोस्तों, जिसे हम कहते हैं स्पान, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो जो विद्युत रोधी होते हैं इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे पिन विद्युत रोधी सीधी लाइनों में यूज़ करते हैं। शैकल टाइप जो है जहाँ पर मोड़ पर खंभे होते हैं वहाँ पर, और सस्पेंशन टाइप जो है डिस्क इंसुलेटर, और इसका यूज़ उच्च और हाई उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है। पोस्ट विद्युत रोधी कहाँ पे, जैसे ट्रांसफार्मर के पास फ्यूज़ लगाना है, लाइन चालक, गैंग प्रचालित एयर ब्रेक लगानी। स्टे विद्युत रोधी 33 केवी की लाइनों के लिए खंभे की विकृति रोकने के लिए यूज़ करते हैं। स्टे यानी कि जिसे हम गाये तार, स्टे वायर के नाम से जानते हैं, गाये तार। इसके बाद है हमारे पास, ये ध्यान रखना है, मेगा वोल्टेज वाली लाइन को आवेशित करने से पूर्व उसे अधिक्षेपण के लिए 500 वोल्ट मैगर से परीक्षण करना चाहिए। हाई वोल्टेज लाइनों का दाब परीक्षण न किया हो वहाँ पर आवेशन से पूर्व अधिक्षेपण के लिए 2500 वोल्ट या 5000 वोल्ट से मैगर से परीक्षण कर लेना चाहिए। ACSR जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसकी जो है साइज जो है 2 mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो गार्डनिंग की जाती है वो दोस्तों, इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट सैग। शिरोपरी लाइनों में जो ढील दी जाती है, ढील जो है प्रति मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद कर लेना, प्रति मीटर में तार का भार, मीटर में खंभों के स्पान की स्क्वायर बटे 8 इंटू तार का तनन बल।
इसके बाद है विद्युत शक्ति लाइन की किस्में। 440 वोल्ट लो टेंशन होती है, 440 से 11 केवी मध्यम, और उसके बाद 11 केवी से ऊपर की होती है 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी। 400 केवी संचरण लाइन में चालकों को पृथ्वी से न्यूनतम जो है इतनी दूरी पर जो है स्थापित करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। नियम नंबर 77 जैसे पूछ लेता है सड़क क्रॉस करते हुए कितनी हाइट होनी चाहिए, और सड़क जो है सड़क के साथ साथ कितनी हाइट होनी चाहिए, दीवार छत से कितनी दूरी पर लाइन होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 77 और नियम नंबर 79 याद कर लेना दोस्तों, और 80 नंबर भी याद कर लेना हाई वोल्टेज के लिए, ये ध्यान रखना है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है 80 नंबर। जो हमारे घर की छत होती है ना भवन की, उसके लिए पूछता है कि ऊंचाई देखिए 33 केवी है तो 12 फुट, अगर 33 केवी से अधिक है तो उस पर 1 फुट बढ़ जाएगा, यानी कि 0.35 मीटर बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है दो नियम नंबर 85 बताता है विद्युत वितरण में दो खंभों के बीच अधिकतम दूरी 67 मीटर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास स्किन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन इफेक्ट जो होता है इसी की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह या उसके निकटवर्ती क्षेत्र से प्रवाह होने का प्रयास करती है। डीसी में स्किन प्रभाव नहीं होता, ये याद रखना है। स्किन प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक याद कर लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख के दे दिया आज ही। स्किन प्रभाव किस कारण से होता है? आवर्ती, चालक का व्यास, चालक की आकृति, चालक के चुंबकीयशीलता पर निर्भर होती। कोरोना जो होता है उच्च वोल्टेज वाली एसी परेशान लाइनों के चालकों के चारों ओर बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश देखा जाता है, जिसे कोरोना कहते हैं। लाइन पर कोरोना से पड़ने वाले प्रभाव, खंभों व टावरों के पास क्या होती है? हिंसक ध्वनि सुनाई देती है, ओजोन गैस पैदा होती है, विद्युत शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है। कम करने के उपाय क्या है? कोरोना को कम करने के उपाय वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अधिक व्यास वाले चालक प्रयोग करना, चालकों को पर्याप्त दूरी पर स्थापित करना। इसके बाद है ओवरहेड लाइनों के अपेक्षा भूमिगत केबल के लाभ। यूजी केबल्स जो है इसमें यानी कि शॉर्ट सर्किट कम होता है और वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। उसके बाद कवच जो होता है केबल पर यांत्रिक चोटों से बचाता है। जीआई स्टील की पत्तियों का होता है एक जहाँ। उसके बाद सर्विंग जो होती है कवच के बाद जो है की जाती है रेशेदार पदार्थ की होती है। उसके बाद अंडरग्राउंड केबल लो टेंशन जो होती है 1.1 केवी से कम और हाई टेंशन 11 केवी तक, और एक्स्ट्रा हाई टेंशन 11 केवी से 66 केवी तक। उसके बाद ऑयल फील्ड प्रेशर गैस प्रेशर केबल वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना 66 केवी से 132 केवी तक। बेल्टेड केबल जो होती हैं इनका यूज़ कर ध्यान रखना। एच प्रकार के केबल जो होते हैं इसमें फाइबर मिश्रण होता है, 66 केवी तक यूज़ करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से एसएल जो होती है पर्वतीय क्षेत्रों में यूज़ की जाती है। एसएचओ PILC केबल कागज़ विद्युत रोधी, ये 250 से 650 PILCST है। इनके फुल फॉर्म याद कर लेना, ये ध्यान रखना। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से आर्म्ड केबल 11 केवी तक। PILCDTA पेपर इंसुलेटेड कवर डबल टेप्ड आर्म केबल 33 केवी तक यूज़ करते हैं। ऑयल फील्ड प्रेशर केबल 66 केवी से 220 केवी। PVC केबल का हम यूज़ करते हैं 1.1 केवी तक दोस्तों, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है विद्युत परेषण शक्ति डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या पूछा जाएगा? मेन फीडर किसे कहते हैं? जो अल्टरनेटर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर संयोजित करने वाली जो नंगे तार होते हैं उसे इंसुलेटेड मेन। उसके बाद ट्रांसमिशन फीडर, मेन फीडर होता है अल्टरनेटर से जो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से नंगे तार जोड़े जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन फीडर, विद्युत उत्पादन केंद्र के मुख्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर से विद्युत शक्ति ग्रिड स्टेशन या सीधे सब स्टेशन तक पहुंचाने की क्रिया जो है ट्रांसमिशन फीडर कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो अपने जो है उपभोक्ता के केंद्र यानी कि सब स्टेशन से विद्युत शक्ति को वितरण केंद्र तक पहुंचाने वाली, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र तक। सर्विस मेन लाइन वितरण केंद्र से विद्युत शक्ति उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली, उसको क्या कहते हैं? सर्विस मेन, ये याद कर लेना, इसमें क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन कब किया जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रिड स्टेशन से उप स्टेशन तक विद्युत पावर पहुंचाना, द्वितीयक। उसके बाद है विद्युत शक्ति का वितरण जो होता है दोस्तों 3 फेज 4 तार प्रणाली सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा विद्युत शक्ति वितरण में कौन सी? 3 फेज 4 तार प्रणाली।
और प्राथमिक वितरण जो होता है 11 केवी 440 वोल्ट में परिवर्तित करके सब स्टेशन से वितरण सब स्टेशन तक पहुंचाना प्राथमिक वितरण कहलाता है। द्वितीयक वितरण होता है वितरण सब स्टेशन से उपभोक्ता के लोड सेंटर तक पहुंचाने की क्रिया। उसके बाद है वितरण विद्युत शक्ति की, जो हमारे पास रेडियल पद्धति जो है महानगरों उपनगरों में यूज़ करते थे और इसका आजकल यूज़ किया जाता है। रिंग पद्धति जो है इसका यूज़ वर्तमान में सबसे ज़्यादा महानगरों में किया जाता है। और ग्रिड प्रणाली जो है ये आपको पता ही है, सभी राज्यों ने अंतर संयोजित रूप से जो है अपने संयोजित किए हुए हैं ग्रिड।